नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 10 दिसंबर 2025 और देखते हैं 10 दिसंबर 2025 के न्यूज़पेपर में कौन कौन से न्यूज़ हमारे काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सिटीजनशिप अंडर CAA ओनली इफ क्लेम्स वेरीफाइड सुप्रीम कोर्ट। तो देखो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसे हमने CAA नाम दिया था 2019। एक्चुअल में ये जो लॉ था ये आया हुआ है कब का, 1955 का, बट इसमें अगेन 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। और अमेंडमेंट, अच्छा सबसे पहली बात ये समझना सिटीजनशिप होती क्या है। हम इसे नागरिकता के नाम से जानते हैं कि भाई अगर आप भारत के सिटीजन हो तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे अभी SIR का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें सिटीजनशिप ये सब तो देखा जा रहा है बेसिकली। तो कहा गया किससे कहोगे भारत का नागरिक, तो याद रखना सिटीजनशिप के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक लिखा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली ये जो हमारा 5 to 11 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिटीजनशिप वाला पोर्शन है वो कहाँ से लिया हुआ है। तो याद रखना सिंपल सा, हमने सिटीजनशिप को ले रखा है कहाँ से, तो बेसिकली इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंग्लैंड से हमने इसे ले रखा है। कैसी सिटीजनशिप है भारत के पास, तो याद रखना सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपके पास कैसी सिटीजनशिप रहेगी, सिंगल सिटीजनशिप रहने वाली है। उसको पाने के 5 तरीके होते हैं, उसको खोने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, ठीक है, बाय एक्वासीजन, ठीक है, ऐसे 5 तरीके होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और एक होता है कि आपको सरकार निकाल दे, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, रिमूवल प्रोसेस, या फिर आप खुद ही अपनी मर्जी से उसे छोड़ दें। और ये सारी बातें लिखी हुई है 5 to 11 के बीच में, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप पे ये ध्यान रखना। तो अब कहा गया कि 2019 में एक अमेंडमेंट होता है छोटा सा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और 1955 में। और कहा गया कि इसमें क्या करेंगे, अमेंडमेंट क्या किया जाता है, तो अमेंडमेंट बस इतना सा किया जाता है इसमें कि हमें करना क्या है बेसिकली, कि कहा गया कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, या फिर जो आपका बेसिकली बांग्लादेश के साथ साथ आपका, जस्ट ए मिनट है ना, ठीक है। तो क्या कहा गया उस अमेंडमेंट में कि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और जो अफगानिस्तान है, यहां से जो लोग आए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट किससे, मुस्लिम्स को छोड़कर, उन सभी लोगों को क्या दे दी जाएगी, यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उनको सिटीजनशिप पाने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश से ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई आएगा तो उसे सिटीजनशिप ईजिली दे दी जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट मुस्लिम में ध्यान रखना, वहाँ पर माइनॉरिटी होना चाहिए। कौन कौन सा है, तो 6 रिलीजन्स है, लेकिन मुस्लिम्स उसमें नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनको पाना ईजी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या कह रहा है, The Supreme Court on Tuesday said confrontment of the rights associated with Indian citizenship to people claiming to be religious minorities who fled from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh and protected under the Citizenship Amendment Act would be wholly dependent on whether their claims turn out to be true. क्योंकि अगर मान लो कह दिया जाए, सरकार कह दे कि भाई तुम्हारा जो क्लेम है कि तुम सिटीजनशिप हो उसको नकार दे, तो क्या करोगे, तो सिंपल से याद रखना, द CAA प्रोवाइड्स सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स टू द 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। कौन कौन सी हैं, तो याद रखना, एक हमारे पास कौन सी है, हिंदू है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियंस हैं, फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये लोग भारत में आए होंगे तो उनको सिटीजनशिप मान ली जाएगी, उनको दे दी जाएगी, बट उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। बट जब SIR का प्रोसीजर चल रहा है तो SIR में तो आप यही कर रहे हो ना कि जो नहीं नागरिक है उसका आपका बेसिकली वोटर कार्ड ही निकाल दे रहे हो, और फिर वो सिटीजनशिप का प्रूफ तो 2 ही चीज़ मान रखी है सरकार ने, या तो वोटर कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो डेफिनेटली उसमें ये प्रॉब्लम कर सकता है, बस उसी के ऊपर ये लिखा हुआ आर्टिकल।
exempts the members of the 6 communities from any criminal case under the Foreigners Act 1946 and the Passport Act 1920. बस उनको नागरिकता मिल जाएगी. The two acts specify punishment for entering the country illegally and staying here on the expired visas and the परमिट्स, ऐसा भी इसमें कहा गया है. बट द प्रॉब्लम जो मेन रहती है वो यही रहती है कि आप किसे रखोगे किसे नहीं रखोगे. तो बेसिक सी 2-4 बातें ध्यान रखना. देखते हैं अभी SIR चल रहा है. बेसिकली आपको पता है 12 स्टेट में कंटिन्यू चल रहा है. अभी बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, तो बंगाल में की तरफ लोग भाग रहे हैं. इवन बंगाल ने कह दिया, डिनाई कर दिया कि हम SIR नहीं होने देंगे. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं. तो ये न्यूज़ दोबारा से कंटिन्यू होगी, तो हम इसको दोबारा से वी विल डिस्कस इट. ठीक है. अगेन नेक्स्ट आता है, बंगाल का नाम ले रहे थे, बंगाल की न्यूज़ है. ममता रिजेक्ट्स कंडीशंस गिवन बाय सेंटर टू रिज्यूम मनरेगा इन वेस्ट बंगाल. तो देखो काफ़ी बार न्यूज़ में आता है नरेगा. ठीक है, क्या होता है नरेगा, तो हमें पता होना चाहिए. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्या नाम है इसका, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. यानी कि ये जो एक्ट है बेसिकली ये हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर रूरल इलाके में रहते हैं, ठीक है, तो हमें एक गारंटी दी गई है कि 100 डेज आउट ऑफ 365 डेज मुझे क्या मिलेगा, राइट टू वर्क मिलेगा, काम करने का अधिकार मिलेगा. ठीक है, और ये गारंटीड है गवर्नमेंट के द्वारा. याद रखना ये जो है 2005 में इनेक्ट हो जाता है. ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है. याद रखना जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं होती है, उनको इसमें ऐड ऑन किया जाता है. ठीक है, उनसे खड्डे खुदवाए जाएंगे. ठीक है, तालाब बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाएगा. कहा गया कि इसमें मेनली जो है वो परसेंटेज वुमेन का होना चाहिए, क्योंकि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है वो वर्क में कम होता है, डोमेस्टिक है ना, तो उनको उसमें ऐड ऑन करना जरूरी है. तो ऐसा भी कहा गया. आपको जो काम मिलेगा वो विद इन 5 किलोमीटर रेंज मिलेगा. उसके बियॉन्ड अगर जाता है तो डेफिनेटली आपको जो अलाउंस वगैरह दे दिए जाएंगे. ठीक है, इसमें कहा गया कि अगर आपको अप्लाई करने के विद इन 15 डेज अगर जॉब नहीं मिलती है देन डेफिनेटली आपको जो पैसा है कंपनसेशन वो मिलेगा. ठीक है, क्योंकि जो एक्ट है आपको गारंटी देता है कि आपको काम मिलेगा. तो कौन कौन से प्रोविजंस में आता है, तो सिंपल याद रखना आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कहता है, राइट टू वर्क दिलाने की बात करता है, जो DPSP का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है. फिर यही आता है आर्टिकल 43 के अंदर. ठीक है, जिसमें स्टेट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड लिविंग वेज. यानी कि हर नागरिक को क्या मिलना चाहिए, लिविंग वेज मिलना चाहिए. लेकिन लिविंग वेज कैसे मिलेगा, तो रूरल इलाकों में बड़ी प्रॉब्लम थी, तो कहा गया कि हम नरेगा ले आते. तो सिंपल से याद रखना. आगे चल के इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो इसका नाम मनरेगा हो गया. ठीक है, तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना. अब कहा जा रहा है कि जो नरेगा है ना, उस नरेगा में बहुत सारे क्या होते हैं, करप्शन होता है. और करप्शन कैसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो फर्जी तरीके से 100 लोगों का काम दिखा देता है, काम 20 ही लोग कर रहे होते हैं एक्चुअल में. देन 80 लोगों की जगह वो क्या करता है, 80 लोगों की जगह JCB से काम करवा लेता है. तो पैसा सारा कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता है. तो बीच में कुछ प्रोविजंस किए गए कि भाई आपको मॉनिटरिंग की जाएगी, ड्रोन मॉनिटरिंग. तो याद रखना ड्रोन से मॉनिटरिंग भी होती है यहाँ पे. ठीक है, फिर कहा गया कि पैसा एक्चुअल मिलता ही नहीं है जिसको मिलना चाहिए, तो इसमें DBT स्कीम लाई गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन लेकर आए कि जो काम कर रहा है उसी को दिया जाएगा. ठीक है, जो जनधन खाते खुलवाए गए थे गरीबों के 0 रुपए में ना, तो इसीलिए खुलवाए गए थे. ऐसा सरकार का एक ऑप्शन है मानने का. ठीक है, ये सब कहा गया. ठीक है, और उसके बाद आपको जो आपका नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके ऊपर आपको सुबह शाम उसके ऊपर सेल्फी डालनी होगी कि इफ़ यू आर ऑन द वर्क साइट और नॉट ना. तो बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे. तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे स्टेट में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेफिनेटली. तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर 2022 से लगभग 3 साल से पैसा ही नहीं दिया जा रहा था. तो पैसा नहीं दिया जा रहा था, तो क्यों नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ द पॉलिटिकल ना प्रोपेगेंडा. वहाँ पर TMC की सरकार है बेसिकली. वहाँ पर किसकी है, तो आपके क्या नाम है उसका, मोदी जी की सरकार है. तो डेफिनेटली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम देने को मिलती है. तो हुआ क्या है अभी, तो जो आपकी ममता है वो कह रही कि बंगाल में अगर नहीं शुरू करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई से दिस पीस ऑफ पेपर इज वैल्यूलेस, वी विल कम बैक टू पावर अंडर कर्मश्री. तो याद रखना वहाँ पर एक कर्मश्री स्कीम चलती है.
और जो कर्मश्री स्कीम है उसके अंडर में 17 डेज ऑफ वर्क को गारंटीड वहाँ की सरकार दे रही है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको 100 डेज कर लेंगे। तो हमारा आपका जो 100 डेज का जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जो मार्च 2020 से जो 2022 से पैसा नहीं मिल रहा है, उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, हमारी कर्मश्री को ही क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऐसा किसका कहना है, तो याद रखना चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का। तो सिंपल सा ध्यान रखना, समझ गए। तो वहां पर कौन सी कर्मश्री, यहाँ पे कौन सा चल रहा है आपका, तो मग नरेगा, ठीक है। इस वजह से न्यूज़ में, और काफ़ी बारी न्यूज़ में आता रहता है, कोई आज पहली बार नहीं हुआ है ना, काफ़ी बारी न्यूज़ में आती रहती है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है इंडो नेपाल आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन उत्तराखंड, ठीक है। आपने आर्मड फोर्सेस की, ठीक है, नेवी नेवल एक्सरसाइज ना, आर्मड फोर्सेस की एक्सरसाइज या एयरफोर्स एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा। मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेज भी होती हैं, ठीक है, बायलेटरल भी होती हैं। जैसे ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन आर्मी और नेपाल की आर्मी दोनों मिलकर हर साल इसे करते हैं, ठीक है। इस बार कहां पर हो रही है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, द इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, क्या नाम है इसका, सूर्य किरण, 19th नंबर की एक्सरसाइज है। Concluded at Pithoragarh in Uttarakhand on Tuesday, marking the end of intensive combined training cycle. The Director General of the Military Operations of the Indian and the Nepal armies jointly witnessed and validated the 2-day battalion level validation exercise at the foreign training node in the पिथौरागढ़। तो कहाँ पर हुई है, पिथौरागढ़ में। किस किस के बीच हुई है, इंडिया और नेपाल के बीच में। बस इतना सा ध्यान रखना है। और वन लाइनर में खासकर कि मेजरली आपके एलेट, स्लैट, MHCET इस टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे गरुड़ा, ठीक है, एक्सरसाइज गरुड़ा एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिमिलरली स्लीनेक्स एक्सरसाइज, ये कौन सी आपकी, तो आपका सूर्य किरण 19th नंबर की, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ए डीप क्लीनिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल रोल्स, ये भी अच्छा टॉपिक है डेफिनेटली। क्या कह रहा है, अच्छा क्या है इलेक्टोरल रोल, तो समझना, हमारे यहाँ पर एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे, साल भर न्यूज़ में रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये काम करता है। जब ये पहली बार बना था तो इसकी फॉर्मेशन कब होती है, 25 ऑफ द जनवरी 1950 को बना होता है। दैट इज़ वाई 25 ऑफ द जनवरी को हम क्या बनाते हैं, तो नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। जब पहली बार बना था तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी। फर्स्ट इसका कौन था, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर पूछता है आज कितने मेंबर बॉडी है, तो आज ये 3 मेंबर बॉडी है, 1+2 का स्ट्रक्चर होता है। एक हमारे कौन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और 2 हमारे क्या होते हैं बेसिकली, तो 2 हमारे पास होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आज के दिन, तो याद रखना ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ठीक है। काफ़ी बार न्यूज़ में रहते हैं आजकल, है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, है ना। इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो एक है सुखबीर सिंह संधू, और दूसरे हैं आपके कौन से, तो सिंपल से याद रखना विवेक जोशी। विवेक जोशी 2 आपके क्या हैं करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बने हुए हैं, ठीक है। पहली वुमेन कौन थी, तो याद रखना VS रमा देवी पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी बनती हैं, ठीक है। अब बात निकल के आती है कि क्या कहना चाह रहा है, तो देखो, ए डीप क्लीनिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल रोल्स, क्या कहना चाह रहा है, तो आजकल देखा होगा आपने कि वोट चोरी के एलिगेशंस लग रहे हैं। कभी कह रहा है कि वोट चोरी हुई थी, फिर उसके बाद SIR आ गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बेसिकली क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो आप कहोगे सर क्या ही करने की कोशिश की जा रही है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में टाइम के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना होता है, रीवेरीफाई करना होता है कि कौन कौन से लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं और वो भारत के हैं कि नहीं है। तो उसके लिए उनकी सिटीजनशिप का प्रूफ लेना पड़ता है। फॉर दैट पर्पज़ इनको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था अभी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि भाई तुमने जो CAA अमेंडमेंट किया था उसके बाद जो बेचारे आ गए थे वहाँ से, जिनको तुमने वैलिड कर दिया था, उनके सिटीजनशिप का क्या रहेगा। तो ये वही आर्टिकल है SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, जिसको हम बार बार टाइम के साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
on April 12, 1915, while introducing the representation of the bill in Parliament, the Minister of Law Dr. B.R. Ambedkar, आप जानते होंगे इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है, इन्हीं को मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कह देते हैं. Emphasize that the preparation of an electoral roll is a condition, ठीक है, for election. The statutory framework in India therefore provides for periodic and special revisions to ensure accuracy of the electoral roll. Nevertheless, there have been concerns about the decision of Election Commission of India to revise the electoral rolls in some states by carrying out a special intensive revision, जैसा कि अभी 12 स्टेट में चल रहा है. एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम. कौन सा? वेस्ट बंगाल वाला, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसका पोज हो रहा है. द क्वेश्चन दैट अराइज इज वेदर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज एंडेवर इज अल्टीमेटली डायरेक्टेड एट reinforcing or undermining public trust in the democratic process. There are two modes of updating rolls: intensive revisions, which rebuild the list from scratch, and summary revisions, which make incremental corrections. The last major intensive revision कब हुआ था? तो 2000 से 2003 के बीच में. तो कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपकी नागरिकता अगर प्रूफ हो जाती है तो आपको राइट टू वोट मिल जाएगा. और याद रखना, हमारे यहाँ पर जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका ध्यान रखना, वो जस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. और राइट टू वोट जो है बेसिकली कौन सी एज के लिए? तो याद रखना, वंस एक बार अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको ये अधिकार मिल जाता है. पहले ये 21 ईयर होता था, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए. बट आगे चल के बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 जो वोटिंग एज थी, जिसको यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज कहा गया, ठीक है, या अडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया, उसको बढ़ाकर कितना घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया. ठीक है, तो आज के दिन कौन सा है? 18 साल वोटिंग एज है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा. ठीक है, तो ये न्यूज़ बस SIR की है और काफ़ी टाइम से हम SIR को पढ़ते भी आ रहे हैं. चलते हैं थोड़ा सा आगे. नेक्स्ट है, रेगुलेटरी फेल्योर वाज ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन द गोवा ब्लीज. देखो अभी अच्छा टॉपिक है, डेफिनेटली आपने देखा होगा कुछ दिन पहले है ना, फ्राइडे नाइट को क्या हुआ लास्ट, कि जो आपका गोवा है वहाँ पर एक नाइट क्लब बना हुआ था बेसिकली, उसमें आग लग जाती है ना, इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से आग लग जाती है. डेफिनेटली 25 के आसपास लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं. ठीक है, अब सोचो वहाँ पर इंक्वायरी होती है, ठीक है, छानबीन की जाती है, तो पता चलता है कि वो जो चल रहा था नाइट क्लब, वो इलीगल तरीके से चल रहा था. ना तो उसकी परमिशन थी, ना उसकी कंस्ट्रक्शन की परमिशन थी, ना उसको रन करने की परमिशन थी, ना उसने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तक नहीं ले रखा था. तो हमारे यहाँ पर देखना, आप कहीं भी चले जाओ, आप भारत के किसी हिस्से के किसी इंसिडेंट को देख लो, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई डिजास्टर होता है तो उस डिजास्टर के होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है नेग्लिजेंस. और ये इसी आर्टिकल में नेग्लिजेंस के ऊपर ही बात कर रहा है कि जब उन्हें पता था कि ये इलीगल तरीके से चल रहा था, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ जो है, म्यूनसिपालिटीज़ जो, उन्होंने चलाने ही क्यों दिया. लेकिन हमारे यहाँ पर एक सेम कॉमन सी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि यार क्या ही होगा, जब हो जाता है तो पता चलता अच्छा ऐसा भी हो सकता है. समझ गए, दैट इज़ द मेन रीज़न. तो बस इसमें कुछ नहीं, वही गोवा वाली न्यूज़ है, बस इसने 2-4 बातें दोबारा से रिपीट कर दी हैं. द नाइट क्लब हैड बीन ऑपरेटिंग विदाउट ए वैलिड फायर डिपार्टमेंट NOC, उनके पास NOC नहीं थी. द लोकल पंचायत, वहाँ की जो लोकल पंचायत है, हैड इशूड ए डिमोलिशन नोटिस फॉर द अनलाइसेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बट दिस वाज नॉट एनफोर्स्ड. कभी हुआ ही नहीं. The building itself lacked essential safety infrastructure and it had wooden panels, decor, poorly ventilated basement, na smoke, oxygen. ठीक है, there is one theme in the tragedies such as the firecracker factory explosions in Virudhunagar, Tamil Nadu, fires in Azad's old buildings in Kolkata. हर जगह होने का एक रीज़न है, वहाँ पर क्या था? The inadequacy of the regulatory enforcement, यानी कि वहाँ पर अथॉरिटीज़ काम ही नहीं करती हैं. दैट इज़ द मेन रीज़न. लेकिन अब क्या मतलब जब ये सब हो चुका है. ठीक है, फायर सेफ्टी रिमेन्स ए लो प्रायोरिटी ऑफ द फॉर द रेगुलेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्पाइट रिकरिंग कैटास्ट्रॉफीज पॉइंटिंग टू द सेम फॉल्ट्स. ठीक है, और याद रखना जो फायर होता है कौन सी लिस्ट में आता है, तो ये आपके शेड्यूल नंबर 7 के स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो फायर इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये भी ध्यान रखना, और उसके लिए कुछ रूल्स भी बने हुए हैं. ठीक है, ये बेसिक सी बातें भी आपको पता होनी चाहिए. चलते हैं थोड़ा सा आगे, और हमने उस दिन इसको डिस्कस कर लिया था, अगर आप कंटिन्यू हो तो डेफिनेटली आप ये सब बातें जानते भी होंगे. नेक्स्ट है, चार्टिंग एन एजेंडा ऑन द राइट टू हेल्थ. बहुत अच्छा है आर्टिकल है कि राइट टू हेल्थ को कैसे
अचीव किया जा सकता है। अब राइट टू हेल्थ का देखो दो मतलब है। राइट टू हेल्थ का मतलब है एक तो आर्टिकल 21 जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मेरा फंडामेंटल राइट है, जिसमें कहा गया है कि मुझे राइट टू लाइफ है। लेकिन मुझे राइट टू लाइफ अगर मिला हुआ है, जीने का अधिकार मिला हुआ है, तो कैसे मिला हुआ है? इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, में एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का राइट मिला है मुझे। और उसमें एक अच्छा क्या आना चाहिए? अच्छी हवा आनी चाहिए, अच्छा खाना आना चाहिए, और अच्छा पीने को मेरे पास पानी होना चाहिए। और ये मेरी हेल्थ का पार्ट है। तो मेरी हेल्थ यानी मुझे डिजीज फ्री होना भी तो मेरा राइट टू हेल्थ आता है ना। तो 21 में ये भी इंक्लूडेड है। आर्टिकल 41 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 41 ये क्या कहता है? स्टेट विल प्रोवाइड, क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है, स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रोवाइड राइट टू हेल्थ टू द ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो इसमें राइट टू हेल्थ यहाँ भी आता है। तो कौन सा ऐसा पहला स्टेट था जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया था? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट बनता है जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर आता है। ठीक है, अब समझना कि हेल्थ एक आर्टिकल हो रहा है, इसमें ध्यान रखना। इसके जस्ट बाद एक दूसरा आर्टिकल है सेम पेज पे जो मेंटल हेल्थ की बात करता है। तो हमें हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, आपको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, डेफिनेटली आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो दोनों हेल्थ ही हमारे लिए जरूरी है, ओवरऑल हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में दो चार बातें हम पढ़ेंगे। टाइम्ड बिटवीन ह्यूमन राइट्स डे, आपका जो ह्यूमन राइट्स डे है दिसंबर 10 एंड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो याद रखना आज क्या है? ह्यूमन राइट्स डे है। ठीक है, और आपका 10th ऑफ द दिसंबर को क्या है, या 12th ऑफ द दिसंबर को क्या है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है। ए सिग्निफिकेंट नेशनल गैदरिंग ऑन पब्लिक हेल्थ इज बीइंग कन्वेन्ड इन न्यू दिल्ली। लोग इकट्ठा हो रहे हैं। द नेशनल कन्वेंशन ऑन द हेल्थ राइट December 11th 12th 2025 will offer a unique platform for around 400 health professionals, community leaders and health activists to address India's major health challenge while charting an agenda for the right to health। देखो कोइंसिडेंस, देखो कहाँ पर बात हो रही है? दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर अगर तुम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करोगे, दिल्ली के अंदर अगर तुम एयर क्वालिटी की बात करोगे, तो वहाँ से बुरे हालात कहीं के नहीं है, है ना। दिल्ली टॉप करती है, दुनिया में टॉप करती है पोल्यूशन के ऊपर। तो क्या वो हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है? तो इन हेल्थ मीटिंग करने वालों को थोड़ा सा दिल्ली के उस पार्ट पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अमंग द लोवेस्ट फाइनेंशियल एलोकेशंस फॉर हेल्थ ग्लोबली विद जस्ट 2% ऑफ द बजट एलोकेटेड फॉर हेल्थ सर्विसेज। सबसे कम दुनिया में अगर हेल्थ पे कोई खर्च करता है तो इंडिया सिर्फ 2% के अराउंड खर्च करता है, जबकि इस इंडस्ट्री से कमाया बहुत जाता है पैसा, है ना। लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपए का इनकम होती है, जीडीपी में पार्टिसिपेशन होता है किसका? हेल्थ प्रॉब्लम्स का। बट जब खर्च करने की बात आती है तो ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का सरकार बजट बना देती है, जिसमें सारी बीमारियों को कवर करने की बात की जाती है। और आयुष्मान भारत जैसे जो कार्ड बनाए गए हैं, वो अगर तुम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो करते ही काम करते नजर नहीं आते। इवन इतने बुरे हालात हैं कि बहुत सी जगह पर तो देखो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सेसिबिलिटी, कि भाई एक्सेसिबल ही नहीं है। मैं किसी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, रूरल इलाके में रहता हूँ, बीमार हो गया तो मेरे पास हॉस्पिटल ही नहीं है। फिर दूसरा है कि सरकार नहीं पहुंच पा रही है, तो हुआ क्या? वहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया और प्राइवेट हॉस्पिटल ने वहां पर अपनी दुकान डाल ली, हॉस्पिटल खोल लिया उसने। अब मुझे पता है कि मैं ठीक हो सकता हूं अगर सरकारी होता तो फ्री में, लेकिन यहाँ मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे और ज़्यादा बिल देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेसिबिलिटी तो है, बट मेरे पास अफोर्डेबिलिटी तो नहीं है ना। मेरी अफोर्डेबिलिटी खत्म कर दी तुमने। तो जब क्या होता है हमारे यहाँ पर, जब सरकारी चीज़ें नहीं मिलती है, सरकारी हेल्थ नहीं मिलती हमें, हेल्थ फैसिलिटीज़, तो हमें प्राइवेट पे जाना पड़ता है। बट बहुत सारे तो ऐसे रीजन है जहाँ पर ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं। तो फिर हम किस मुंह से, किस तरीके से हम यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस डे की बातें कर रहे हैं? बस यही इस आर्टिकल का मेन एजेंडा है, मेन थीम है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कोविड-19 पैंडेमिक अंडरस्कोर्ड द indispensable roles of frontline doctors, nurses, paramedics and support staff, yet many still face low wage, insecure employment and inadequate social security and working conditions। तो वही सब है कि आप वो सब कर रहे हो, लेकिन कहाँ यहाँ जो आपका बैकग्राउंड है उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स कौन कौन से, सिंपल से याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, केयर एज डिसेबिलिटी इन जस्टिस डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है।
डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। देखो किसकी बात कर रहा है इसमें बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि जितना हेल्थ जरूरी है उतना ही क्या जरूरी है आपके लिए, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अब आजकल देखा होगा आपने स्ट्रेस का लेवल कितना बढ़ चुका है, पहले स्ट्रेस होता ही नहीं था। आजकल आप छोटे से बच्चे को देख लो, 6th क्लास में है, एग्जाम का स्ट्रेस है। आप अपने आप को देख लो, है ना, क्लैट एग्जाम का स्ट्रेस है ना, एग्जाम के दिन बच्चे रो रहे होते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस है ना। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, और ये जो स्ट्रेस है ये मेंटल हेल्थ को कितना इफेक्ट कर रहा है, बस वही इसमें लिखा हुआ है। अब स्ट्रेस के बहुत सारे तरीके हैं। सोसाइटल प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे बार बार मान लो तुम बेरोजगार हो गए और बार बार कोई तुमसे पूछ रहा है कुछ कमाया, कहीं जॉब लगी क्या, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ, 5 साल तो तुम दिल्ली में निकाल के आ गए, क्या हुआ, तो बंदा इससे भी डिप्रेशन में आ जाता है। फिर आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है, ब्रेकअप, है ना, रिलेशनशिप टूट जाना, तो उसमें लोग स्ट्रेस में चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डाइवोर्स, ठीक है, बहुत सारे रीजंस है सोसाइटी में जिससे आप स्ट्रेस में चले जाते हो। बट हमें स्ट्रेस में नहीं जाना है ताकि हमारी मेंटल हेल्थ क्या रहे, अच्छी रहे, बस उसी के ऊपर इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो 2-4 बातें डिस्कस करते हैं। मेंटल हेल्थ का एक्ट कब आता है, 2017 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू लाइफ। The gaps in the mental health care access continue to range from 70% to 90% globally, while third generation medications promise fewer side effects and evidence-based therapies proliferate and fundamental questions remain. We argue that mental health care must be radically reimagined as the primary pursuit of the dignity, ठीक है, right to dignity में आता है ना, right to life with dignity, है ना, and disability justice that centers equity, inclusion and diversity, highlighting complexities with all their nuances. As the practice of staying with people and persisting alongside them through suffering, whether that suffering is relational, material or structural in nature. Care in this lens is a process of individual level meaning making responsibility, responding to adverse life events, relationship डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें कि मतलब किसी को कोई पूछता ही नहीं है कि भाई क्यों तुम स्ट्रेस में हो, ठीक है। तो उसी के ऊपर जस्ट एक रीडेबल आर्टिकल है, फैक्चुअल यहाँ से कुछ भी निकल के नहीं आने वाला है, ठीक है। जस्ट रीड इट एंड पास ऑन, ठीक है। मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस फॉर डिस्ट्रेस में परसिस्ट कॉन्करेंटली रेंजिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल, ठीक है, यूरोट्रांसमीटर अल्ट्रेशंस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, साइकोलॉजिकल, सोशल जिसकी हमने अभी बात की थी, कल्चरल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, ठीक है, एंड हिस्टोरिकल भी हो सकता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं, अगर कोई नेता हार गया तो स्ट्रेस में आ जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं करना है बेसिकली। पीपल एक्सपीरियंसिंग इमोशनल एंड सोशल क्राइसिस और इंटेंस एलिनेशन रिक्वायर द स्पेस टू ग्रैपल विद दीज एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटीज, ठीक है। 4 बातें याद रखना। कब आया था मेंटल हेल्थ एक्ट, तो याद रखना आपका 2017, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा आर्टिकल है, इंडिया ब्लॉक एमपीज मूव मोशन टू इम्पीच हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करने के लिए इंडिया जो गठबंधन है उसके जो एमपीज हैं उन्होंने इम्पीच मोशन को स्टार्ट कर दिया है। तो कौन से जज हैं, तो वो है आपके जस्टिस GR स्वामीनाथन। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कौन सा, तो जस्टिस वर्मा। अब जो जस्टिस वर्मा थे, उन जस्टिस वर्मा के साथ क्या हुआ था कि उनके घर पर आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो आग बुझाने वाले पहुंचते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए वहाँ पर जले हुए मिलते हैं। तो प्रोब लॉन्च हो जाती है, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर बाद में उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और अभी वो मिडवे में है। अभी एक नए जज हैं जिनके ऊपर ये स्टार्ट करने की बातें हो गई हैं, जस्टिस GR स्वामीनाथन। कहाँ के हैं, तो याद रखना सिंपल सा, कौन से हाई कोर्ट के हैं, तमिलनाडु। तो देखते हैं। MPs ऑफ इंडिया ब्लॉक ऑन ट्यूसडे सबमिटेड ए लेटर टू लोकसभा स्पीकर, कौन है, ओम बिरला जी, टू मूव एन इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट अगेंस्ट जस्टिस GR स्वामीनाथन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास बेंच के हैं। दे अक्यूज द जज ऑफ डिसाइडिंग केसेस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड शॉट हिज रिमूवल अंडर द आर्टिकल 217। ये किसका है, तो हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का आर्टिकल होता है 217, एंड विद आर्टिकल 124 ये आपके सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो देखो होता क्या है, अगर आपसे कहे कि कैसे हटाया जाता है, उनकी रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, तो सिंपल सा समझने की कोशिश करना कि उनके रिमूवल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या कभी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कभी इस एक्ट्स के या फिर इन रूल से हटाया गया है, तो याद रखना आज तक हटाया नहीं गया है। तो कौन कौन से रूल होते हैं, तो समझना, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है।
दोनों की जो रिमूवल प्रोसेस होती है, वो दोनों की सेम होती है, ठीक है, बस आर्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आर्टिकल है 124 का 4 और हाई कोर्ट के जज को हटाने का आर्टिकल 217 में बातें लिखी हुई हैं 217 में, ठीक है। अब बात निकल के आती है कि प्रोसेस क्या होती है। तो देखो दो कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी, या तो प्रूवन मिसबिहेव, वो किसी के साथ बदतमीजी करे, ठीक है, या फिर प्रूवन इनकैपेसिटी, यानी कि वो अपना काम करने में कैपेबल ही नहीं है। इन दोनों केस में अगर उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं, फिर ये बात जाती है कहाँ पर, लोकसभा में, और लोकसभा के अगर 100 मेंबर और राज्यसभा के अगर आपके 50 मेंबर्स एग्री कर जाते हैं ऑन दोज एलिगेशंस, तब क्या होगा, तब ये बात जाएगी और एक पैनल बनेगा और उस पैनल के अंदर 3 लोग होंगे, ठीक है, एक होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, एक होगा हाई कोर्ट का जज और एक होगा कोई सीनियर जूरिस्ट। फिर ये 3 एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को अगेन दोबारा रिप्रेजेंट किया जाएगा कहाँ पर, तो याद रखना पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में अगर वो रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद दोबारा से अगर दोबारा से लोकसभा और राज्यसभा इनके 2/3 मेंबर अगर इस मेजोरिटी से वो इसे पास कर देते हैं, देन जो पोस्ट है उसे कंसिडर कर लिया जाएगा वैकेंट और लास्ट में जो प्रेसिडेंट वो उसे उसकी पोस्ट से, उसकी गद्दी से निकाल देगा। बट ये इतनी कठिन प्रोसेस है, इतनी हार्ड प्रोसेस है, इतनी जटिल प्रोसेस है कि आज तक किसी का रिमूवल हुआ ही नहीं है। क्यों, मान लो यहाँ पास हो गया, यहाँ पर किसी ने डिसएग्री कर दिया, यहाँ का एग्री करके यहाँ डिसएग्री कर दिया, तो बहुत सी जगह है जहाँ पर लोग एग्री नहीं करते हैं और डेफिनेटली उनको क्या कर दिया जाता है, वहाँ से रिमूवल होने से बचा लिया जाता है, ठीक है। तो ये रिमूवल प्रोसेस आज तक कोई नहीं हटा है, ध्यान रखना। और इस प्रोसेस को लाने के लिए एक एक्ट भी आया था, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये जरूर ध्यान रखना। Judges Inquiry Act 1968, it provides the procedure for the removal of judges from the Supreme Court and High Court in India for proved misbehave, जो अभी हमने डिस्कस किया था, and proved incapacity through a parliamentary address to the president detailing the investigation by a committee। ये वही कमेटी है जिसके बारे में हमने लिखा, 3 मेंबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज और एक सीनियर जूरिस्ट, एंड रिक्वायरिंग ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट फॉर द मोशन, और उसको हटा दिया जाता है। हालांकि आज तक किसी को हटाया नहीं गया है। द प्रोसेस इज मीन टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंटीग्रिटी विदाउट अलाउइंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल आप जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस, आर्टिकल 124 का 4 हमने डिस्कस कर लिया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट हमने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 218 एक्सटेंड दिस प्रोविजंस टू द हाई कोर्ट जजेस, 217 हाई कोर्ट लिखा है, 218 में इसके प्रोविजंस को हमने डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। इनिशिएटिंग द मोशन, इम्पीचमेंट मोशन, ये वही है, 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 50 मेंबर्स ऑफ आपकी राज्यसभा होने चाहिए। द मोशन कैन प्रोसीड ओनली इफ एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। Inquiry committee, a 3-member committee is set up under the Judges Inquiry Act 1968. It includes a Supreme Court judge or the Chief Justice of India or Chief Justice of a High Court and an eminent jurist, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो सिंपल सा 2-4 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ट्रम्प rules tariffs on Indian rice move may hit US more। तो क्या कह रहा है, हमारा जो राइस है ना, चावल, वो कहाँ पर जाता है, तो वो जाता है आपके यूएस से। तो एक तरफ आपने देखा होगा कि जो ट्रम्प है वो हमारे ऊपर बार बार टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है, और ट्रम्प कह रहा है कि वो हमारे राइस के ऊपर भी टैरिफ लगा देगा, चावल के ऊपर भी लगा देगा, और इससे हमें बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, डेफिनेटली इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हम इंडिया, जो देखो इंडिया और यूएस से बेसिकली इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हमने काफ़ी बार ऑलरेडी RIC, रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक को डिस्कस किया है, हमने काफ़ी बार यूएसए के और इनके बीच के रिलेशंस को डिस्कस किया है, हमने आसियान, हमने ब्रिक्स, हमने आपका जो I2U2, हमने इन दोनों के बीच में और भी जो भी क्वाड जो ग्रुपिंग हो रखी है, ये सब डिस्कस की ऑलरेडी। तो इंडिया को चाहता है ट्रम्प अपनी तरफ खींचना, दैट इज़ वाई वो क्या कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। कभी H1B वीज़ा लेकर आ जाता है, उसकी फीस बढ़ा देता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहां पर उसने कहा कि हम क्या करेंगे, चावल के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। अब एक बात समझना, इंडिया है ना, कोई कमी नहीं है चावल की हमारे पास, तो इंडिया अगर मैं इंडिया के बारे में कहता हूं कि इंडिया टोटल 100% चावल एक्सपोर्ट करता है, बेचता है दुनिया को पैसे कमाने के लिए, तो उसमें से सिर्फ 3% ही कहां जाते हैं, यूएस से जाते हैं।
अब सोचो अगर यूएसए उस पर टैरिफ बढ़ा भी देगा तो हमें इतना फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो 3% ही जा रहा है। लेकिन अगर आप यूएसए की नजर से देखोगे, यूएसए के नजरिए से इसको देखोगे, तो यूएसए अगर हमसे इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लगभग 26%, 26% के आसपास, यानी कि वो जितना चावल इंपोर्ट करता है उसका 26% ऑलमोस्ट कहां से जाता है, भारत से जाता है। तो ये जो टैरिफ इंक्रीज करने के कारण जो भी इसका रिजल्ट रहने वाला बेसिकली, वो किसको अफेक्ट करेगा, किसको, यूएसए को, भारत को नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत से सिर्फ 3% ही जाता है। बस उसी के बारे में इसने डिस्कस किया है। डेज बिफोर ए टीम of negotiators from the United States is to visit India to discuss tariff, US President Donald Trump has hinted at imposing further tariffs on India, this time on rice, to prevent it from dumping rice in the US. बट आप वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई हम तो सिर्फ 3% ही बेचते हैं, आप हमसे लगभग अपना टोटल यूजेस का 26% लेते हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। However, an analysis to the trade data between the two countries shows that the such tariffs would hurt US more than India, since only about 3% of India's rice export goes to the US, whereas Indian rice makes up more than 1/4 of the quantity imported into the यूएस। वही डिस्कस कर रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। जैसे एक आर्टिकल और भी आपका इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी सेम यही कह रहा है। क्या कह रहा है, वाई इंडिया इज नॉट डंपिंग राइस इन द यूएस एज ट्रम्प सेज। ठीक है, तो उसमें कितना जा रहा है, सिर्फ 3% ही जा रहा है। तो वही सब डाटा लिखे हुए इन वैल्यू टर्म्स। यूएस एक्सपोर्ट्स ऑफ द राइस स्टूड एट $2456 million in 2024 and $1303.8 million in January August 2025. Imports were valued at $1497.8 million in 2024. ठीक है, तो ये सब बातें लिखा हुआ है कि neither Thailand nor India export low value rice to the US. The bulk of what the later imports from these two comprises aromatic varieties fetching high prices. Fragrant Thai, Hom Mali and Jasmine rice are now quoting at the around इतने रुपीस में। ठीक है, तो नुकसान यूएसए को होने वाला है, यही बस इसमें डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, और जो टैरिफ वाली न्यूज़ है बहुत दिन से चली आ रही है, हम काफ़ी बार इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।